actually agreed aspirants of we are actually agreed aspirants of Fire and Emergency Department. फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने 2013 में वैकेंसीज निकाली कुछ 700 से ज़्यादा ही कुछ सर, और फायर एंड इमरजेंसी ने इसमें 3 बार हमारा एग्ज़ाम ले लिया। पहली बार 2014 में जो हाई कोर्ट ने काश कर दिया 2018 में, पहली बार का फ्रॉड। दूसरी बार 2018 में फिर से फिजिकल के लिए बुलाया, फिजिकल यानी कि पीईटी बुलाया, पीईटी के बाद हमको फिर से रिटर्न देना पड़ा। रिटर्न देने के बाद फिर से हाई कोर्ट ने उसको दोबारा काश कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स रह गए थे, और फिर वो लूप होल्स जब हाई कोर्ट ने देखे फिर से काश कर दिया। इवन दो जब तीसरी बार ये एग्ज़ाम करने गए तो इनको ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये डायरेक्शन आई कि आप इसकी जो एजेंसी है उसको चेंज कर दीजिए। लेकिन अब हमने सुनने में आया है कि जो इन्होंने चेंज की थी एजेंसी, उनका सिर्फ नाम चेंज हुआ था, ना कि एजेंसी एक्चुअल में चेंज हुई थी। नंबर 1, अब हमारी ग्रीवेंस क्या है कि डिपार्टमेंट ने अगर 20 सितंबर हमारा रिटर्न ले लिया एग्ज़ाम, ठीक है सर, उसकी लिस्ट जो आई वो आई 3/10/2020 को। ग्रीवेंस क्या है कि इशू हमारा ये है कि सबसे पहले उसमें क्या है, एक रिलेशनशिप स्कीम है। रिलेशनशिप स्कीम क्या है सर, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इस सिलेक्शन लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट कहाँ है दिखा, सिलेक्शन लिस्ट में सीरियल नंबर 1202, उसमें आप देख लोगे पीटी रोल नंबर 1301,436। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, 1301,436 रमीज राजा कोका, ठीक है सर। रमीज राजा कोका एज ए फायरमैन हो गया है सिलेक्ट। यही लड़का पिछली बार जब इन्होंने इसी रिक्रूटमेंट से निकाला था एक सिलेक्शन लिस्ट, एज ए वल्कनाइजर भी सिलेक्ट हुआ है। चलो मैं मान लेता हूं कि एक बार उसने वल्कनाइजर के लिए अप्लाई किया था, सिलेक्ट हो गया, आज जाकर उसको वल्कनाइजर की पोस्ट अच्छी नहीं लगी, अब जाकर वो फायरमैन लगा, ठीक है मैं मान लेता हूं। फिर हमारे पास अब इसी सिलेक्शन लिस्ट में आप देख लोगे सीरियल नंबर 122 पीटी रोल नंबर 130143, इसका भाई आया है वसीम सजाद कोका। अब एस्पिरेंट्स को यह समझ में नहीं आती है कि एक आदमी 2 नाम लेकर कैसे चल सकता है। अगर ये दूसरा आदमी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इसी आदमी के 2 नाम है, जो एक साल में एक नाम रखता है, दूसरे साल में दूसरा नाम रखता है। अगर हम इससे डिपार्टमेंट से इसका जवाब चाहते हैं कि आप बताइए कि एक ही पीटी रोल नंबर पर 2 लड़के कैसे आ सकते हैं, 2 लड़के कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। हमने माना कि पहले वो वल्कनाइजर सिलेक्ट हुआ है, वल्कनाइजर उसको अच्छी नहीं लगी, अब जाकर फायरमैन लगा है, लेकिन उसका भाई वसीम सजाद कोका या रमीज राजा कोका एक ही हो सकते हैं क्या? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। सेकेंड, अब दूसरा रिलेशनशिप स्कीम, मैं इसके लिए आपको एविडेंस देना चाहता हूँ। सीरियल नंबर 21 पर सरताज मोहम्मद डार सन ऑफ गुलाम मोहम्मद डार, दूसरा इसका भाई सीरियल नंबर 134 अजहरुद्दीन डार सन ऑफ गुलाम मोहम्मद डार, तीसरा इसका भाई सीरियल नंबर 171 निसार हुसैन डार सन ऑफ गुलाम मोहम्मद डार, सीरियल नंबर 334 मेहराजुद्दीन डार सन ऑफ गुलाम मोहम्मद डार। हमें समझ में ये नहीं आता है कि सिर्फ एक ही खानदान में वही पढ़े लिखे हैं और हम पागल हैं। ये समझ में हमें नहीं आया कि एक खानदान में सिर्फ उन्हीं ने ही पढ़ा था, हम पागल लोग हैं, हमें समझ में नहीं आता है कुछ। ये एक और वो कौन है मुझे उससे, सीरियल नंबर 53 खुर्शीद अहमद शाह अब्दुल रशीद शाह, सीरियल नंबर 64 आमिर रशीद शाह अब्दुल रशीद शाह। ये शाह साहब की फैमिली ही क्यों इसमें आती है, बाकी की फैमिली क्यों नहीं आती है? सीरियल नंबर 285 बिलाल अहमद गनाई मोहम्मद अमीन गनाई, सीरियल नंबर 294 अब्दुल कईम गनाई मोहम्मद अमीन गनाई। ये 2 भाई ही सिलेक्ट क्यों हुए हैं? हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है इसका मतलब। दूसरी ग्रीवेंस हमारी सर क्या है, पेपर ही लीक हुआ था ऑन 19/9/2020, यानी कि 19 की ही शाम को पेपर लीक हुआ था, जिसके और हमारा एग्जाम जो था 20 को था। इसके लिए हमारे पास जो सबूत है, ये व्हाट्सएप की मैसेज 11 बजे एग्जाम, ये 7 बजे ही वायरल हो गया, 7:35 AM। यहाँ देख लीजिए आप, हम तो झूठ तो नहीं बोल रहे, ये हमारे पास इसकी मैसेज है। सेकंड, अब एक एस्पिरेंट इसमें सिलेक्ट हुआ है जिसकी एज है 1/1/1970, यानी कि साहब जी उस वक्त ओवर एज हो चुके थे जब रिक्रूटमेंट हो गई, जब नोटिफिकेशन आई तब ओवर एज हो चुके थे। आप कैसे लिस्ट में है? उनका तो फॉर्म ही सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था। नंबर 1, शायद फायर एंड इमरजेंसी को इनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तब जाकर इनको 2 साल और दे दिए। कोई बात नहीं साहब, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, आप 28 नहीं 30 ईयर भी चलेंगे। यानी कि इस वक्त साहब जी 50 ईयर के है, वेल एज मेरे फादर जो है 49 ईयर के ही है। ठीक, अब इसका सीरियल नंबर है
176 सयार अहमद ठोकर सन ऑफ मोहम्मद अफजल ठोकर, ये सबूत के साथ हम बोल रहे हैं आपकी लिस्ट से। ठीक सर, अब एक और सवाल मैं इनसे करना चाहता हूं कि हमारे पास एक ड्राइवर साहब है जो 8th पास है। आप कहोगे कैसे 8th पास है? सर, इसमें ड्राइवर वही लगता है जिसके पास एक वैलिड हिल लाइसेंस। ठीक, हिल लाइसेंस उसी को देते हैं जिसने कम से कम 15 साल गाड़ी चलाई हो। ठीक, उसी को हिल लाइसेंस मिलती है, नहीं तो आम ड्राइवर को हिल लाइसेंस नहीं मिलता है। यानी कि जब आपकी एज 28 है, आपने 20 साल गाड़ी चलानी हुई होगी, तब जाकर ही आपको हिल लाइसेंस मिलती है। यानी कि सिर्फ आप स्कूल 8 साल गए, मान लीजिए 8 नहीं 10 साल हो गया। साहब जी ने 93 स्कोर किया है और यहाँ जाकर PhD और MPhil जो 61 स्कोर कर रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे समझ में नहीं आता है कि 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में साहब जी को समझ में नहीं आता होगा ABCD रिजल्ट तक, ये यहाँ से 93 स्कोर कर रहे हैं। ठीक सर, अब डिपार्टमेंट ने पहले से ही 6 मार्क्स ग्रेस दे दिए। 6 मार्क्स क्यों ग्रेस देने हैं सर? एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। वहाँ पे एक किताब आई थी बेबूज नामा, जो सिख पीरियड में लिखी होगी, फायर एंड इमरजेंसी को ये पता नहीं होगा, सिख पीरियड में लिखी गई, हमीदुद्दीन शाहबादी उसका राइटर है, मुझे पता है ये। तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया था। फिर दूसरे दिन अच्छा सा सवाल है, अच्छे से आया था क्वेश्चन पेपर में, मान लेता हूँ मैं, हमीदुद्दीन शाहबादी राइटर है, आपने ग्रेस क्यों इसको दे दिया? हमें ये समझ में नहीं आया क्यों दिया ग्रेस, ये तो ठीक क्वेश्चन है। दूसरा वहाँ पे आया था वो nth टर्म 1 उसका आंसर है, अच्छे से दिया, आपने ग्रेस दे दिया। फिर दूसरे दिन जब आपको लगा, फिर आपने वो ग्रेस कम कर दिए 4। अब मैं बता देता हूँ इनको लॉजिक बता देता हूँ कि इनने 4 ही क्यों कर दिए वो। सर, क्योंकि इनका जो फर्स्ट एस्पिरेंट सिलेक्ट हुआ है उसके 96 मार्क्स हैं। अगर वो 4 मॉडिफाई नहीं करते तो साहब जी 100 में से 100 ले आते, 100 में से 100 ले आते वो। ये हमें समझ में नहीं आया कि विद इन टाइम आप अगर आपको भी कहूं मैं कि आप ABCD 3 बार लिख लीजिए, आप भी 2-4 गलतियां करोगे, क्योंकि आपको टाइम का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 ले आता है। अब हमारी ग्रीवेंस क्या है या हमारी गुजारिश क्या है? हमारी गुजारिश LG साहब से, क्योंकि हमें उसके बगैर किसी पर अब भरोसा है ही नहीं। हमारे ऑफिसरान साहिब जो है, उनसे हमने बात भी की, तो वो कहते हैं कि हम देखेंगे, ये देखेंगे। आज तक देखा आपने सिर्फ 2013 से 2020 में भी सिर्फ आप देखते रहे। हमारी गुजारिश सिर्फ LG साहब से है। जब भी आपने 370 एब्रोगेट किया जम्मू कश्मीर का, तब आपने जम्मू कश्मीर के अवाम से एक वादा किया कि अब जाकर वो नहीं होगा जो अब तक हो रहा था। लाइक एज जो हमारे पॉलिटिशियन साहब थे, जो यहाँ पे करप्शन हो रहा था, उस करप्शन को आप जड़ से खत्म करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक एग्जाम्पल चाहिए, सबसे बड़ा स्कैम आपके सामने फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट है। पहले इसको ठीक कर दीजिए, तब जाकर हमें एहसास होगा शायद कि आपने जो वादे किए हैं हमसे, ये शायद सच है। आगे हम गवर्नर साहब से फिर से अपील करना चाहते हैं, मेहरबानी करके इसमें टाइमली इंटरवीन कीजिए। टाइमली इंटरवीन क्यों करना है? क्योंकि आप बताइए मुझे, संडे को ऑफिस खुले रहते हैं या बंद रहते हैं? ऑब्वियसली बंद रहते हैं। यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट संडे को एक नोटिफिकेशन निकालता है कि इनको मंडे को जो सिलेक्ट हुए हैं उनको मंडे को ज्वाइन करना है। ये डिफेंस से रिलेटेड मसला है, डिफेंस से रिलेटेड, बिकॉज फायर एंड इमरजेंसी इज विंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। अब ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की विंग है, तो यहाँ पर आपको क्या है, पहले पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। हर किसी रिक्रूटमेंट में हमने यही देखा है, पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ ना आपको वेरिफिकेशन चाहिए, ना आपको ये देखना है कि इन्होंने पढ़ा है या कुछ, सिंपली बाय गिविंग ए मजिस्ट्रेट, आपको क्या देना है, एफिडेविट देना है मजिस्ट्रेट के पास, आप ज्वाइन कर लीजिए टेम्पररी। ऐसा क्यों? व्हाई इज फायर एंड इमरजेंसी इन सच अ हरी व्हाइल यू आर नॉट इन हरी सिंस लास्ट 7 ईयर्स? आप 7 साल से कोई आपको जल्दी थी नहीं, जब आपने 3-3 बार, 4-4 बार, 6-6 बार ये हंगामा किया, 6-6 बार। मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं, अगर आपको यही करना था, हमारे 7 साल आपने जाया क्यों कर दिए? हम ओवर एज हो गए हैं और इसके जिम्मेदार आप, क्योंकि आपने हमें 7 सालों से लटका के रखा है। अब हम जाए तो जाए कहाँ? मैं फिर से अपील करना चाहता हूं LG साहब से कि इसमें मेहरबानी करके टाइमली इंटरवीन कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा बचा नहीं है। अब जब चारा ही नहीं बचा है तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? तब जो हालात होंगे वो
एडमिनिस्ट्रेशन ही फिर उसकी जिम्मेदार होगी। ठीक, और तो और दूसरी बात, आजकल हमें एक अजीब सा मंजर देखने को मिल रहा है। क्या मंजर? वो मंजर ये है कि जनाब हम डेमोक्रेसी में है कि हम डिक्टेटरशिप में है, कि इट इज एन डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। अब हम कहीं असेंबल पीसफुली होना चाहते हैं, हमको मिलने ही नहीं देते। अब हम कहीं पार्क में जाते हैं, पुलिस वहां हमें घसीट के ले जाती है। ऐसा क्यों? क्या ये वायलेशन फंडामेंटल राइट्स की नहीं है? हमें भी फंडामेंटल राइट्स पता है। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर्स वी पीपल दैट देयर शुड बी ए पीसफुल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस हमको करने ही नहीं देते हैं। हमारे पास और कोई मीडियम है ही नहीं, सिर्फ प्रेस के सिवा। बाकी हमें बाहर कहीं असेंबल होने नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? क्या मैंने मास्क नहीं पहन रखा है? सिर्फ कोविड की बीमारी हमको लगती है, उन पुलिस वालों को नहीं लगती जो वहां दर्जनों खड़े रहते हैं। समझ में ये हमें नहीं आया। अब हमें समझ में एक बात आई, शायद ये आपकी मिली भगत है, तब जाकर ही हमें असेंबल आप होने नहीं देते, कोर्ट जाने नहीं देते। कोर्ट जाने से हमें क्यों रोक रहे हो आप? डेमोक्रेसी में हमारा हक बनता है कि अगर हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो कोर्ट सुनेगा। हम कोर्ट जाना चाहते हैं, कोर्ट क्यों नहीं जाने देते? हमको कोर्ट क्यों नहीं जाने देते? वहां से धक्के मार के लाठी चार्ज करके हमको क्यों भगा रहे हैं? ये हमारी आपसे जेन्युइन डिमांड है। अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ बातें गलत है तो आप मुझे इसके लिए सजा भी दे सकते हैं। वी आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ एक्शन अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं। और हमारी गवर्नर साहब से ये